हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे। बेटा, आज हम लोग ना हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम लोग ना 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी लैंग्वेज में, और आपका 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के होंगे और 15 क्वेश्चंस जो होंगे वे आपके पेडागोजी के होंगे। तो देखिएगा, आज हम लोग पेडागोजिकल सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपको मैं बताऊं कि हिंदी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर इसको ठीक से पढ़ा जाए, वैसे हिंदी वाली यहाँ कोई बात नहीं होती, हिंदी लैंग्वेज वाली कोई बात यहाँ होती नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही सेक्शन से बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये कि आपके 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और दूसरा पेडागोजी सेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट जुलाई को ध्यान में रखते हुए, और ध्यान रखिएगा एक एक बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन सीरीज बहुत ही बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पढ़िए। ठीक है, आज थोड़ा सा ना कम क्वेश्चन है, तो जवाब आप भी दीजिए। दूसरी बात ये कि एलिमिनेशन पर काम करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में सबसे बड़ा हथियार है एलिमिनेशन। ठीक है, आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो बेटा, जिसने सीडीपी में वाइगोत्स्की को ठीक से पढ़ा होगा, वाइगोत्स्की का लेक्चर मैंने हाल ही में अभी डाल रखा है, और जिन भी विद्यार्थियों ने देखा है उन्हें इसमें से ऑप्शन देख के तुरंत आंसर करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। वाइगोत्स्की से संबंधित कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइएगा जरा। बच्चे कोरी स्लेट हैं, आत्मसात किरण समायोजन, प्रक्रिया लेखन, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ए और सी आपके पियाजे को रिलेट करते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जो विद्यार्थी आज हमारे अपने चैनल पर अपने परिवार में नए जुड़ेंगे, वे बेटा प्लेलिस्ट में जाएंगे और वाइगोत्स्की और पियाजे से संबंधित जो वीडियो है उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आपको अंतर महसूस होगा और आपको पता चल पाएगा कि ये जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जिसे जेडपीडी के नाम से बुलाया गया था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सेकंड, हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को, यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सही समझेंगे उसे फिल करेंगे, के अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए, अगर पेडागोजी की आपको समझ है, उसके कॉन्सेप्ट की समझ है, तो आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं भाषा समृद्ध परिवेश होती क्या चीज़ है। इसका अर्थ ये होता है कि भाषा से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हम उपलब्ध करा सकते हैं बच्चों को, जो एक एक बिंदु भाषा को सीखने में बच्चों की मदद कर सके, वैसी कक्षा समृद्ध परिवेश कक्षा यह कक्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब अगर वो अपने चारों तरफ देखे तो हर विषय वस्तु जो उसको दिखाई दे या जिसे वो स्पर्श करे या जिस एटमॉस्फेयर में वो बच्चा हो, वो सब कुछ भाषा सीखने में मदद कर रहा हो। तो देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा कि देखने, मतलब जो कुछ भी अपने आसपास देखे वो ध्यान देने, कुछ इस तरीके से पेंटिंग हो कि बच्चों का ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर जाए, और भाषा प्रयोग करने के क्या उपलब्ध कराएंगे, ये अवसर। तो देखिएगा, जब ये सारी चीज़ें किसी भी बच्चे को एक परिवेश में मिलेंगी तो वो उसको कह सकते हो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कर पाएंगे भाषा को सीखने में। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बाकी के ऑप्शन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो हम नहीं जा रहे हैं वहाँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले बात एक समझ लो, उपचारात्मक शिक्षण को बेटा रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। और रेमेडियल टीचिंग का पर्पज होता है कि जो लर्निंग के दौरान बच्चों में गैप्स थे ना, उनको इम्प्रूव करना, उनको फिल करना, ये रेमेडियल टीचिंग का काम होता है। अच्छा, रेमेडियल टीचिंग आती है हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, मतलब जब निदानात्मक परीक्षण हो जाए तब उपचारात्मक शिक्षण होता है ना। इस पर मैं आपको पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, किसी लेक्चर में कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, है ना। और मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ कि निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसका अर्थ होता है कि अधिगम से संबंधित, सीखने से संबंधित बच्चे को जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके कारणों का पता लगाता है निदानात्मक परीक्षण। और जब कारण पता चल जाते हैं तो उन कारणों को ठीक करने का काम किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में बैठा जवाब आपका यहाँ उत्तर बनना है, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। ठीक है, जो लर्निंग के दौरान बच्चों में गैप्स छूट जाएंगे उसे फिल करने का काम करेगा उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बेटा उपचारात्मक और निदानात्मक ये दोनों परीक्षा में ना आए ऐसा होगा नहीं, और ये सीडी से लेकर के किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी तक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करूँगा पेपर वाली, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी यहाँ पर। आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेंगे, और लाइक और कमेंट्स तो करने ही करने यार, इतना तो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे। अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? हमको ध्यान कहाँ देना है कि वो विद्यार्थी कैसा है, दृष्टिबाधित है। ठीक है, मतलब उसके विजन में कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो विजन उसका कितना इफेक्टेड है, इस बात पर हमको गौर करना होगा। और ये बच्चा आपकी समावेशी कक्षा में ही बैठा है, तो हमें क्या करना है? भाषा शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे? पढ़िए ऑप्शंस को। बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। अच्छा, बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, कहने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे का काम आप स्वयं कर देंगे और सहयोग भी देंगे। उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता है, माता पिता ने भेजा ही आपके पास है। बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। बच्चे का काम करते हुए, देखिए पहली बात ये है कि बच्चे का काम आप खुद नहीं करेंगे, अध्यापक हमेशा एज ए फैसिलिटेटर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। हम क्या करेंगे? उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अधिकतम अवसर उपलब्ध कराएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम चांस देंगे ताकि वो अपने मित्र समूह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके, इससे उसको सीखने के अवसर ज़्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बेटा बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई बात कम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बोलिएगा, मैं आपको वापस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विदेशी भाषा जो हमारी इंग्लिश है, इसको हम लोग फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, और भी हैं। ठीक है, तो वह कहते हैं कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में वो देखती है ना, मतलब एक एडिशनल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको देखा जाता है। ठीक है ना, अनिवार्य सब्जेक्ट उसको नहीं समझा जाएगा, ये कह सकते हो, नेसेसरी पार्ट नहीं होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना, इसका क्या अर्थ है? तो पढ़िए, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना, पाठ्य सामग्री का सारांश जानने के लिए पढ़ना,
दूसरों के लिए द्रुतगामी, द्रुतगामी समझते हो क्या आप? इसको रैपिड कहा जाता है, मतलब बहुत फास्ट, फ्लुएंसी मेंटेन करना, मतलब बहुत तेज गति से पढ़ना। और स्वयं के लिए धीमी गति से पढ़ना, तो स्वयं सीखने के लिए धीमी गति से पढ़ना। तो बारीकी से पढ़ने का अर्थ ये होता नहीं है, बारीकी से पढ़ने का अर्थ होता है किसी विशिष्ट सूचना के लिए उसे पढ़ा जाना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थी ने दिए गए पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई अध्यापक यह जानना चाहता है कि विद्यार्थी ने दिए गए पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है, तो इसके मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? इसे जानने के लिए, इसको असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि उनसे प्रश्न पूछिए और पाठ में मुख्य पात्र कौन से हैं। बढ़िया जवाब है। ठीक है, आगे नहीं बनेंगे, मैं देख लेता हूँ उसको, है ना, आप भी देख लीजिए। पाठ को पढ़ते समय जो भी शब्द अपरिचित नए लगे उन पर घेरा बनाना है। पढ़े गए पाठ का उपयोग शीर्षक बताइएगा। अपने किसी सहपाठी के साथ मिलकर कहानी के कुछ हिस्सों का अभिनय कीजिएगा। नहीं, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। अब एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बार आपने क्लास में देखा होगा कि जब कोई आचार्य हमको पढ़ा रहे होते हैं या कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं लैंग्वेज से संबंधित, तो जब कोई बच्चा उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता है तो अक्सर वो पूछ लिया करते थे कि बताओ बेटा अभी हमने क्या बोला, किसके संबंध में बात कर रहे थे, है ना। तो मतलब ये है कि कहानी का कोई ना कोई पात्र पूछ लेते हैं कि बताइए, जैसे मान लीजिए आप राम कथा सुनाई जा रही है ना, गुरुजी राम के बारे में संबंध में बता रहे हैं। ठीक है, अब एक पात्र आए उसमें रावण, तो जब बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो गुरुजी कहते हैं ये बता बेटा कि रावण कौन था, राम का मित्र था या शत्रु था? बात समझ रहे हो ना। तो अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप रावण राम का मित्र था या शत्रु था ये तो बताओगे ही, साथ में उसका व्यवहार कैसा था, वो कितना नैतिक था भगवान राम के प्रति, ये सारी चीज़ें मतलब कहानी के दौरान जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो सब आपको याद आ जाएंगी। ठीक है ना। तो इससे क्या हो पाएगा, बच्चे का मूल्यांकन सही तरीके से हो जाएगा कि विद्यार्थी ने पूरे पाठ को सही से समझ लिया है या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। नोटिस कीजिएगा, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? तो देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज में आप स्किल्ड हों तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जानते हो क्या है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल के माध्यम से। देखिए चुनौतीपूर्ण क्या है, तो देखिएगा जब सोशल इंटरेक्शन होगा, जब मस्तिष्क को चुनौतियाँ जाएंगी, भाषा से संबंधित समस्याएं जाएंगी, तो नए विचारों का जन्म होगा। ये हो गया एक चुनौतीपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं करना है चुनौतीपूर्ण का अर्थ। यांत्रिक भाषा ड्रिलों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जब बच्चों को कुछ कठिन या ज़्यादा प्रयोग में आने वाले शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराने के लिए कहा जाए तो ये ड्रिलिंग कहलाती है, मतलब एक तरीके का अभ्यास होता है जो बच्चे बार बार करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो भाषाई कौशल में जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, है ना, आप सब कुमार विश्वास को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो ना जानता हो। अगर उनके संबंध में आप जानकारी जुटाएं तो जानते हो कि जब वो विद्यार्थी थे, है ना, तो वो छोटी छोटी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जाते थे और उस भाषण को उनके पिताजी उनको लिख के देते थे और वो हूबहू याद करके वहाँ भाषण प्रतियोगिता में जा करके उसको सुनाते थे। इससे उनको धीरे धीरे अभ्यास होता चला गया और कई सारे पुरस्कार जीते। तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनका प्रेम अगाध होता चला गया और नई नई रचनाएं उनके दिमाग में धीरे धीरे विकसित होती चली गई। तो उनके अंदर एक समय के बाद क्या पैदा हो गया? भाषाई कौशल। किया क्या? चुनौतियां एक्सेप्ट करी
और यांत्रिक भाषा ड्रिलों के माध्यम से उन्होंने अभ्यास किया। ठीक है, करते करते अभ्यास जड़मति होते सुजान, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन, ये पंक्तियाँ सभी विद्यार्थी जानते होंगे और जानते हो इसे लेखक एक थे वृंद, उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा था और कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ये क्वेश्चन बहुत आता भैया और ध्यान रखिएगा, इसका जवाब भी बड़ा फिक्स है। बहुभाषिकता को कक्षा का संसाधन समझा जाता है, उसे एवॉइड नहीं करोगे। बहुभाषिकता के अर्थ ये होते हैं कि जो कक्षा है आपकी, उसमें विभिन्न क्षेत्र संस्कृति से विद्यार्थी आया होता है, सबकी भाषाओं में काफ़ी हद तक अंतर देखने को मिलता है। तो बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बहुभाषिकता कहा गया, समझ लो। और उनको इसे अवॉइड, उनकी भाषा को अवॉइड करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा था कि बहुभाषिकता को कक्षा का संसाधन समझा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देखिए लिखा भी है। तो उत्तर क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपको देखिएगा यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि निदानात्मक परीक्षण क्या चीज़ होती है, मतलब बच्चों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारणों का क्या लगाना था? पता। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। अर्थ ये है कि बच्चे भाषा प्रयोग में जहाँ पर कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं उनके कारणों का पता लगाइएगा, और जब आपको रीजन्स मिल जाएंगे तो आप उसका उपचार कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर भाषाई कौशल विकसित होगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और कोई नहीं, मेरी पेडागोजी सेक्शन से आप जब जुड़े रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी और फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे कि भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। आप सब शायद समझते होंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। एक बार मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, जिसको आपने चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इसको आपने पढ़ा है, जिसको CCE के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, और मूल्यांकन जो होता है व्यापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन करता है, इस वजह से ये व्यापक कहलाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितना सीखा इस बात की जानकारी जुटाएगा, आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुए हैं, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, आपके चरित्र में क्या परिवर्तन हुआ है, इसका भी वो पता लगाता है। ठीक है, तो देखिएगा, देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को समझेंगे कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो पाएगा। भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करना। तो देखिए, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह मत कीजिए, ये उत्तर आपका ठीक नहीं है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन में एक फीडबैक तो मिलता ही है कि एक फीडबैक तो हमको ये मिलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और दूसरा ये भी मिलता है कि जहाँ पर कमियाँ रह गई हैं तो हम एक हेल्दी या बेस्ट टीचिंग मेथड अपनाएंगे, जिससे बच्चा जो मिसिंग था वो भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया इसीलिए व्यापक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर नहीं बनेगा। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु तो साक्ष्य जुटाना, मतलब ये तय करना कि यह बच्चा अगली कक्षा में जाने लायक है कि नहीं है। सो मूल्यांकन का ये काम नहीं होता, ये एक्चुअली आकलन कर सकता है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ठीक है, तो ये भी काम
किसका होता है, आकलन में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो संकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा ध्यान से देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस बात पे निर्भर करेगी हमको ये बताना है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर करेगी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मतलब अगर समस्या का सही पहचान हुआ होगा तो उपचारात्मक शिक्षण सफल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा रहा हूँ। माना कि हमें फीवर है और ओपीडी के लिए मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा। वहाँ पे ब्लड सैंपल निकालने के बाद मेरा टेस्ट इस बात का हो रहा है कि मुझे फीवर क्यों आ रहा है और किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। अब माना कि अगर उसकी रिपोर्ट गलत हो गई और रिपोर्ट गलत होने के बाद वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास पहुंची, तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर वैसे ही तो मेडिसिन हमें सजेस्ट करेगा ना। अब रिपोर्ट कुछ और था, हमको प्रॉब्लम कुछ और थी, तो डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। अर्थ ये हुआ कि जो डॉक्टर ने उपचार किया वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो निर्भर करता है कि आपका टेस्ट या आपका निदानात्मक परीक्षण किस स्तर का हुआ है, इस पर निर्भर करेगा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जवाब बनेगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, भाषा अर्जन क्या है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सहज है और स्वाभाविक होता है। इसके लिए औपचारिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते, ठीक है, संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाते, वो भी भाषा सीखते हैं। तो भाषा क्या है, सहज है और स्वाभाविक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं या विचार निम्न में से किसका है। कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात जीन पियाजे कहते हैं, है ना। और अगर आप वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देखिएगा, तो वहाँ पर मैंने बताया है आपको, जो संज्ञान विकसित होने की बात करी थी, तो पियाजे यही कह रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा भी डेवलप हो जाएगी। मतलब भाषा सीखने की जो कैपेबिलिटी होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो बच्चे में जन्मजात होती है। और जिन बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कम होती है, वे भाषा में निपुण नहीं हो पाते, ठीक है। ये विश्वास था जीन पियाजे का, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा बताई थी, ठीक है। वैसे सभी जानते हैं और उनके बिना परीक्षा भी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। तो देखिएगा, ये आपकी डायरेक्ट मेथड कहलाता है ना। देखिए, चाहे अनुवाद विधि हो, व्याकरण या अनुवाद विधि हो, द्विभाषी विधि हो, सब में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना हम नहीं सीख सकते, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम किसी भी भाषा को मीडियम नहीं बनाते, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोसेस में जाकर के हम दूसरी भाषा सीखने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेटा आज के क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आपके 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको बहुत ठीक से पढ़िएगा, और माता रानी की कृपा रही तो एक एक क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में दिखेगा। आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। मैं बहुत अच्छे से टारगेट कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हिंदी की पेडागोजी के कॉन्सेप्ट सीखने की थ्योरी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और जितना बेहतरीन तरीके से आप सीडीपी को पढ़ोगे उतना अच्छा सभी की पेडागोजी अपने आप मजबूत हो जाएगी। और इस एग्ज़ाम को पास करने की जो मंत्र है ना, वो है पेडागोजी। जिन बच्चों का पेडागोजी कमज़ोर होगा
उनका स्कोर सीटेट की परीक्षा में कम होगा। आपको पेडागोजी सेक्शन पे सर्वाधिक चिंतन भी करना है और समय देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और बेटा सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।